वेलकम बैक इन इंग्लिश पाठशाला। आपके सामने बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये सारे सेंटेंसेस किसके हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस के। किसके हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। जाओ, जाओ मीन्स किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, गो। इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, गो। लेकिन क्या आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं? जरूर जाओ। ओके, अच्छी किताबें पढ़ो, रीड गुड बुक्स। आसान है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर है, रीड गुड बुक्स। अगर हम कहें अच्छी किताबें जरूर पढ़ो, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? नेक्स्ट देखते हैं। उसे पत्र लिखो, राइट हिम लेटर। राइट हिम लेटर, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर। उसे पत्र जरूर लिखो, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो जो ये जरूर के साथ जो इंपेरेटिव सेंटेंस यूज हुए हैं, जरूर जाओ, अच्छी किताबें जरूर पढ़ो, उसे पत्र जरूर लिखो, समझ में आ रहा है? ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये है तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो ये आ गया सूचक वाक्य ही, जो कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस में ये एडवाइस की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझाया था उसमें। लेकिन मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि कुछ दो टाइप के ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको कि हम क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में ही रखते हैं, लेकिन उनको बनाने का जो रूल है वो अलग है, सिंपल रूल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो जब सेंटेंस में जोड़ दिया जा रहा हो किसी काम को करने के लिए, तो हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं किसका? एक वर्ड है, फैमिलियर है आप उससे, डू। डू, डू, गो। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इंपेरेटिव सेंटेंस में काम को करने के लिए जोर दिया जाए, जरूर वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए एक वर्ड डू का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम उसको लिखते हैं। डू गो, डू रीड गुड बुक्स, डू राइट हिम लेटर। उसे पत्र जरूर लिखो, अच्छी किताबें जरूर पढ़ो। समझ में आ गया? अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से अब इससे सेंटेंसेस को बना लेंगे जिसमें कि कुछ काम को करने के लिए जोर दिया गया हो, जरूर वर्ड का इस्तेमाल किया गया हो। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, अब जो लास्ट जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो क्या है वो देखते हैं। देखिए, उसे काम करने दो। मुझे पढ़ने दो। ऐसे सेंटेंस का हम यूज या फिर यूं कहें कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जिसमें कि लास्ट में इस तरह के वर्ब दिए जाए। करने दो, पढ़ने दो, खेलने दो, जाने दो, बहुत सारे जितने भी वर्ब में क्रियाएं हैं उसमें अगर लास्ट में ना आता और साथ में दे, तो इनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं? इनको ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेट का। इसका लेट का इस्तेमाल। लेट के बाद चलिए यहां देखते हैं। लेट उसे यानी कि हिम काम करने दो। लेट हिम डू द वर्क। लेट हिम डू द वर्क, मुझे पढ़ने दो। लेट मुझे, मी रीड। लेट मी रीड। तीसरा देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। उसे घर जाने दो।
इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लेट हिम गो टू होम। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसका जो रूल होता है वो देखिए क्या होता है। लेट के साथ यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस रूल को फॉलो किया जाता है ऐसे सेंटेंस को बनाने के। लेट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये तो सिंपल सा है, लेकिन लेट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके सब्जेक्ट से पहले हम क्या करते हैं? लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये जो सब्जेक्ट होता है ये क्या हो सकता है? ये तो दो केस होते हैं, या तो नाउन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा या तो नाउन होगा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये देखिए, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्लियर? अब नाउन कैसे आ सकता है उसके लिए एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि किसी का नाम हो, राम को काम करने दो, तो लेट राम डू द वर्क। समझ में आ गया? मुझे, यहाँ की जगह अगर हमने कहा राज को पढ़ने दो, लेट राज रीड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? राम को किताब पढ़ने दो, लेट राम रीड द बुक। तो ऐसे सेंटेंसेस, नाउन सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन होगा, यदि किसी का नाम है तो वो होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। अगर नाम नहीं है, उसे, मुझे, तुम्हें, इस तरह से, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और उसके लिए हम हिम या फिर हिम होगा, या फिर उसे ये कह सकते हैं कि हर होगा, लड़की होगा तो अगर हर होगा, ठीक है, इस तरीके से मुझे होगा तो मी होगा, ठीक है, तुम्हें होगा तो यू होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो रूल देख लीजिए एक बार फिर से। लेट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में पहचान क्या है? न के साथ दे, करने दो, पढ़ने दो, सोने दो, लिखने दो, बोलने दो, ऐसे सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव हों, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव होते हैं। इनको बनाने का रूल जो होता है वो हम लेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया? यही था। अब यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसमें जितने भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस में आने वाले सेंटेंसेस हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस को अगर आपने कंप्लीट देख लिया है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में उम्मीद है कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलें।